नमस्कार, मैं सिकंदर खान। आज हम कक्षा 8 का विज्ञान का जंतुओं में जनन किसे कहते हैं। प्रत्येक जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। अर्थात जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। जीव जनन क्यों करता है? जीव अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए तथा अपनी जाति की उत्तरजीविता के लिए जनन करता है। अब हम बात करते हैं कि जनन कौन कौन से होते हैं या जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। हम जनन की विधियों के बारे में अध्ययन करें उससे पहले हम इस सारणी को देखते हैं कि किसके बच्चे क्या कहलाते हैं। जैसे हमें पहला दे रखा है यहाँ मनुष्य, तो मनुष्य की संतान शिशु कहलाती है। इसी प्रकार बिल्ली का बच्चा क्या कहलाएगा? देखो, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही कहते हैं। इंग्लिश में उसको कीटन के नाम से जाना जाता है। KITTN, कीटन। कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को हम पप्पी या पिल्ला कहते हैं। तितली, देखिए तितली है, उसके अंडे से प्रारंभिक जो रूप निकलता है वो कहलाता है कैटरपिलर या लार्वा। उससे बनता है प्यूपा और उससे छोटी तितली निकलती है। मुर्गी है, उसके बच्चे को कहते हैं चूजा और गाय के बच्चे को हम कहते हैं बछड़ा। अब है मेंढक। देखिए मेंढक है, उसका बच्चा कहलाता है टेडपोल। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जीव का जो बच्चा है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं जनन की विधियां। देखिए, जनन की मूल रूप से दो विधियां हैं और वो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, जंतुओं में जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। देखिए, लैंगिक जनन इस प्रकार का जनन है जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता हो। ठीक है, यानी इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें ध्यान रहे, नर युग्मक और मादा युग्मक एक कोशिक होते हैं और जब इनका संलयन हो जाता है तो युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है और यह युग्मनज द्विगुणित होता है। इस प्रकार युग्मक अगुणित और युग्मनज द्विगुणित होता है। द्विगुणित युग्मनज नर तथा मादा युग्मकों के संलयन का परिणाम होता है। अब हम देखते हैं नर जनन अंग। नर जनन अंग, देखिए नर जनन अंगों में तीन मुख्य भाग है। एक जोड़ी वृषण, दो शुक्राणु नलिका और एक सीसन, लिंग या पेनिस। इस प्रकार इसमें तीन भाग होते हैं। अगर हम चित्र में देखें तो हमें तीन भाग इसके स्पष्ट दिखाई देंगे। ये वृषण हैं जो शरीर से बाहर हैं, शुक्राणु नलिका है और शुक्राशय जहाँ शुक्राणु इकट्ठे होते हैं, और ये लिंग या पेनिस, यहाँ से शुक्राणु बाहर स्खलित होते हैं। इस प्रकार नर जनन अंग में तीन मुख्य भाग होते हैं और ये तीन मुख्य भाग वृषण, दो शुक्राणु नलिका और एक सीसन होते हैं। देखिए, वृषण है वो शरीर से बाहर होते हैं और उन्हीं में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। नर युग्मकों को शुक्राणु कहते हैं और वृषण के अंदर लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु है वो एक एकल कोशिका होती है और उसमें कोशिका के संघटक पाए जाते हैं।
प्रत्येक शुक्राणु है वो सूक्ष्म है और प्रत्येक शुक्राणु के 3 मुख्य भाग होते हैं। इनका सबसे आगे का भाग सिर कहलाता है, बीच का भाग मध्य भाग और पश्च भाग पुच्छ कहलाता है। पुच्छ शुक्राणु की गति में सहायता देने वाला घटक है। और इस बड़े चित्र में हम देख रहे हैं, हमें सभी दिखाई दे रहे हैं, वृषण, सीसन और शुक्राणु नलिका। पहली के दिमाग में प्रश्न आ रहा है शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है, तो शुक्राणु में जो पूंछ होती है उसकी गति में सहायता देती है। अब हम बात करते हैं मादा जनन अंग। देखो, जिस प्रकार नर जनन अंग में मुख्य 3 अंग माने गए हैं, वृषण, शुक्राणु नलिका और सीसन, उसी तरीके से मादा जनन अंगों में भी 3 मुख्य अंग, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी जिसको डिंब वाहिनी भी कहते हैं, तथा गर्भाशय माना गया। इस प्रकार मादा जनन अंग में मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। चित्र में अगर हम देखें तो ये अंडाशय का भाग है, दोनों तरफ अंडाशय हैं, एक जोड़ी अंडाशय हैं, अर्थात दायां अंडाशय या बायां अंडाशय, और दोनों तरफ से निकली हुई है अंडवाहिनियां, और ये तीसरा पार्ट अपने को यहां दे रखा है गर्भाशय। इस प्रकार मादा जनन अंग में अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। इस प्रकार 2 अंडाशय हैं और 2 अंडवाहिनी है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न देखा गया है कि किसी महिला की एक अंडवाहिनी खराब हो गई तो उस महिला के निषेचन पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, ऐसी स्थिति में महिला के निषेचन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महिला में 2 अंडवाहिनियां होती हैं, जिनमें एक अंडवाहिनी अगर सही है तो उसका निषेचन आसानी से होगा, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार नर युग्मक वृषण से उत्पन्न होते हैं और शुक्राणु कहलाते हैं, उसी प्रकार मादा युग्मक अंडाणु कहलाते हैं। ठीक है, हर महीने दोनों अंडाशयों में से महिला के किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या यूं कहें डिंब निकलता है, और यह डिंब अंडवाहिनी में आता है। और मादा का गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। अब ये होता कैसे है कि शुक्राणु और अंडाणु का जब संलयन हो जाता है तो अंडवाहिनी से वो गर्भाशय में आ जाते हैं, वह ऋतुज हो जाते हैं, और वहां उसका विकास होता है। शुक्राणु एकल कोशिका है और अंडाणु भी एकल कोशिका है। हमें दिए गए चित्र के अंदर अंडाणु कोशिका दिखा रखा है, जिसमें हमें पता लग रहा है कि अंडाणु कोशिका एकल कोशिका, जिसके मध्य भाग के अंदर केंद्रक उपस्थित है। ठीक है, इस प्रकार नर तथा मादा जनन अंगों में मुख्य रूप से 3 भाग माने गए हैं। यहाँ बूझों के दिमाग में बात आ रही है कि विभिन्न जंतुओं के अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकता है, जैसे कि मनुष्य, या बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि मुर्गी के अंडे। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है, जो बड़ी है उसे हम आसानी से देख सकते हैं। शतु मुर्गी का अंडा सबसे बड़ी एकल कोशिका का उदाहरण है, जिससे हम आसानी से देखते हैं। अब हम बात करते हैं निषाचन। देखिए, साधारण रूप में बात कहें तो नर और मादा युग्मकों का संयोग ही निषेचन है। देखिए, जनन के पहले प्रकरण में नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। जब नर तथा मादा संभोग की स्थिति में आते हैं तो लिंग के द्वारा शुक्राणु स्खलित होते हैं और वो अंडाणु के संपर्क में आते हैं। तो एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है या जुड़ जाता है। इस प्रकार शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के कारण शुक्राणु और अंडाणु एक हो जाते हैं, और अब तक ये जो युग्मक थे, अब निषेचन के बाद युग्मनज कहलाते हैं या युग्मनज बन जाते हैं। युग्मक जो शुक्राणु है, युग्मक जो अंडाणु है, वो एकल कोशिका है, और युग्मनज जो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, वो युग्मनज है, वो द्विगुणित कोशिका कहलाता है या द्विगुणित कोशिका होता है। यहाँ चित्र के अंदर हम देख रहे हैं
कि ये अंडाणु है, इस अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु प्रवेश करते हैं और जब दोनों का संलयन हो जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं और इस प्रकार निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए, निषेचन के प्रक्रम में मां से अंडाणु और पिता से शुक्राणु मिलते हैं, अतः नई संतान जो होगी उसमें कुछ लक्षण अपनी माता से आएंगे तथा कुछ लक्षण अपने पिता से आएंगे। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि संतान के अंदर माता और पिता दोनों का योगदान होता है, क्योंकि एक से अंडाणु आता है और एक से शुक्राणु आता है। इसलिए संतति के अंदर दोनों के कुछ कुछ गुणों का समावेश होगा। कुछ लक्षण पिता से मिलते होंगे तो संतान के कुछ लक्षण माता से मिलते होंगे। निषेचन, निषेचन की बात करें तो मूल रूप से दो प्रकार का होता है। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, अर्थात इनमें संलयन की क्रिया नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, इसलिए ये निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब वहीं ये क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। क्यों कि कई जंतुओं में निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर संपन्न नहीं होती, ये क्रिया शरीर से बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। अनेक जंतुओं में जो क्रिया निषेचन की बाहर होती है उसमें अधिकांश जल का योगदान होता है। जैसे कई जीव अपने अंडाणु और शुक्राणु जल में छोड़ देते हैं और इस जल में तैरते हुए एक दूसरे के साथ संलयित हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि एक ही जाति के अंडाणु अपनी ही जाति के शुक्राणु से संलयित होते हैं। इसमें एक विशेष रासायनिक क्रिया होती है, इन क्रिया के द्वारा वो किसी दूसरी जाति के द्वारा संलयित नहीं होते हैं। अब हम मेंढक के अंदर बाह्य निषेचन की बात करते हैं। बसंत या बरसात की ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब या मंद गति से बहने वाले झरने की ओर चले जाते हैं और जब ये वहाँ चले जाते हैं तो नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं और इस दौरान हम अक्सर उनके टरटराने की आवाज़ सुनते भी हैं, जो उनको एक दूसरे की तरफ बुलाने का संकेत होती है। तो मादा यहाँ आती है और एक साथ सैकड़ों अंडे उस पानी के अंदर दे देती है। ये जो अंडे होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं और एक परत होती है जेली की, उस जेली जैसी परत के द्वारा ये घिरे होते हैं, जिसके कारण इनकी सुरक्षा होती रहती है और ये एक साथ रहते हैं। जब इन अंडों के पास शुक्राणु आता है, अर्थात नर के शुक्राणु आते हैं, क्योंकि नर वहीं शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरता है, गति करता है और वो तैरता हुआ ही शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आ जाता है और अंड कोशिका के संपर्क में आकर इसमें प्रवेश करके वो निषेचित कर देता है। इस प्रकार मेंढक में नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे बाहरी निषेचन कहते हैं। इस प्रकार का जनन मछली, स्टारफिश जैसे अन्य जलीय प्राणियों में भी होता है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि मेंढक इनके जो अंडे हैं वो अंडे बहुत ही कमज़ोर कोमल प्रकार के होते हैं, जबकि मुर्गी का जो अंडा होता है वो बाहर एक कवच से ढका होता है। मेंढक का अंडा इस प्रकार ढका हुआ नहीं होता। यहाँ बुझों के दिमाग में एक बात आ रही है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देती है, जबकि मुर्गी केवल एक ही अंडा देती है। देखिए इसका कारण क्या है, ये हम जानने का प्रयास कर। हम अब बुझों के इस प्रश्न का जवाब तलाश करते हैं कि मेंढक, मछली एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे जंतु जो बहुत संख्या में अंडे देते हैं तो उसका कारण ये होता है कि उस पानी के अंदर बहुत से और भी जंतु हैं जो अपने अंडे देते हैं, शुक्राणु देते हैं। साथ ही साथ ये अंडे और शुक्राणु लगातार बहते पानी के साथ गति करते हैं, जिनसे ये प्रभावित होते हैं। इसके अलावा वायु इनको प्रभावित करती है और बरसात से भी ये प्रभावित होते हैं और कई बार ये अंडे
दूसरे जीवों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार इनके नष्ट होने की संभावनाएं काफ़ी होती है। अगर इसी प्रकार ये नष्ट होते रहें तो इनमें निषेचन की क्रिया मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये जंतु अत्यधिक मात्रा में अंडे और शुक्राणु पानी के अंदर छोड़ देते हैं, जिसके कारण कोई न कोई शुक्राणु किसी न किसी अंडाणु को निषेचित कर सके या निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए ये जीव अत्यधिक मात्रा में अंडाणुओं और शुक्राणुओं को पानी के अंदर या शरीर से बाहर स्रावित कर देते हैं। भ्रूण का परिवर्तन। देखिए, हमने पहले बात की कि जंतुओं के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक ये एक कोशिक होते हैं और इनका संलयन निषेचन कहलाता है। इस निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है और यह युग्मनज द्विगुणित होता है। तो निषेचन से जो युग्मनज बनता है वो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ये जो युग्मनज है वो लगातार विभाजित होता रहेगा और कोशिकाओं के गोले में बदलता रहेगा। जब वो लगातार विभाजित होता कोशिका के गोले में बदलता है तो एक समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाएं समूह बनाने लगती हैं और विभिन्न उत्तकों से फिर अंगों का परिवर्तन हो जाता है। इस विकसित होती हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है और वहाँ धीरे धीरे विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का जो विकास होता है वो लगातार चलता रहता है और धीरे धीरे उसमें विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता रहता है, जैसे अंग, हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि विकसित हो जाते हैं। और जब भ्रूण की ऐसी अवस्था आती है जिसमें सभी शारीरिक अंगों का विकास हो चुका होता है, सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है या की जा सके, उस स्थिति को गर्भ कहते हैं। अर्थात भ्रूण की व्यवस्था जिसमें उसके सारे शारीरिक अंगों को पहचान सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म दे देती है। इस प्रकार जंतु में जनन की क्रिया होती है। नवजात का शरीर में गर्भकाल है वो अलग अलग होता है और मनुष्य के अंदर ये क्रिया 9 महीने की होती है। 9 माह बाद माँ बच्चे को जन्म देती है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमें दिखाया गया है। यहाँ ये गर्भाशय है। गर्भाशय में रोपित भ्रूण, अंडाशय से अंडे का निकलना, अंडोत्सर्ग, युग्मनज का बनना, ये सारी क्रिया हमें इस चित्र के अंदर दिखा रखी है। चित्र बी के अंदर हमें किस प्रकार कोशिकाएं समूहकृत होती हैं और पिंड बना लेती है। और चित्र सी हमें बता रहा है कि भ्रूण का गर्भाशय में जब रोपण हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है और गर्भाशय की दीवार से वो रोपित होकर, भित्ति से रोपित होकर वो धीरे धीरे वहाँ अपना विकास करता रहता है। इस प्रकार भ्रूण है उसका विकास शरीर में होता है और इस चित्र के अंदर अपने को दिखा रखा है गर्भाशय में भ्रूण की स्थिति। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि शिशु का जन्म किस प्रकार होता है। तो ये मनुष्य में जन्म की क्रिया थी। अब हम मुर्गी की बात करें। देखो, मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है, ठीक है। आंतरिक निषेचन होने के बावजूद मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती। आखिर ऐसा क्या होता है कि निषेचन आंतरिक होने के बावजूद मुर्गी बच्चे की बजाय अंडे को जन्म देती है या अंडे पैदा करती है? कारण क्या है? देखो, ऐसा क्यों होता है कि जब मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है तो उसके तुरंत पश्चात युग्मनज का लगातार विभाजन होना रहता है। अब युग्मनज जब लगातार विभाजित होता रहेगा तो अंडवाहिनी में वो नीचे की ओर बढ़ता रहेगा। जब युग्मनज लगातार विभाजित होता हुआ अंडवाहिनी में नीचे बढ़ता है तो इसके बढ़ने के साथ साथ इस पर एक सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। तो मुर्गी के अंडे पर जो हमें परत दिखाई देती है वही सुरक्षित कठोर कवच की परत होती है। अब ये कठोर कवच जब पूरा बन जाता है तब मुर्गी इस अंडे का निर्मोचन कर देती है। तो अंडा इस प्रकार शरीर से बाहर आ गया। मुर्गी के अंडे को अब चूजा बनने के लिए लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है और ये समय उस्मायन के रूप में मुर्गी देती है। होता क्या है कि मुर्गी जो अंडे देती हैं
उन अंडों के ऊपर वो बैठती है, ये ऊष्मायन कहलाता है। ऊष्मायन के दौरान अंडे के अंदर चूजे विकसित होते रहते हैं और 3 सप्ताह के अंदर वो पूरे विकसित हो जाते हैं। जब अंडे में चूजा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, चूजा जब पूरा विकसित हो जाएगा तो उसका कवच फट जाएगा और चूजा बाहर आ जाएगा। तो हम ये बात करें कि भी मुर्गी के अंदर जब निषेचन आंतरिक होता है तो फिर वो अंडे क्यों देती है, तो इसका कारण ये हुआ कि उसमें जैसे ही निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, उसका लगातार विभाजन हो जाता है और लगातार विभाजन होती है, वंड वाइन में नीचे की ओर चला जाता है और नीचे की ओर धीरे धीरे जाता है और वैसे वैसे सुरक्षित परत चढ़ जाती है और वो अंडे का आकार ले लेती है। इसीलिए वो अंडा बाहर आता है और उस पर ऊष्मायन की अवधि के बाद ही बच्चे का निर्माण हो जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण है वो अंडावरण के अंदर धीरे धीरे विकसित होता रहेगा और जब इस भ्रूण का विकास पूरा हो जाएगा तब अंडोजोत्पत्ति होती है और इसी अंडोजपति के द्वारा जीव बाहर आता है। और ऐसा अक्सर हम तालाब या झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल को तैरते हुए देखते हैं, जो कि बाह्य निषेचन का उदाहरण है। अब हमारा बिंदु है जरायुज और अंडप्रजक जंतु। जरायुज ऐसे जंतु जो सीधे बच्चे को या शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी आदि ये सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं। अंडप्रजक जंतु, अंडप्रजक जंतु वो कहलाते हैं जो अंडे देते हैं और अंडों से फिर बच्चे निकलते हैं। ऐसे जंतु अंडप्रजक कहलाते हैं। जैसे मेंढक, छिपकली, मुर्गी, कौवे, तितली ये सीधे बच्चे नहीं देते, ये अंडे देते हैं और इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। इनमें कई जीव ऐसे हैं या कई जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंडों को हम देख सकते हैं, लेकिन हम सभी अंडों को नहीं देख सकते। जैसे हम बात करें कि हम मुर्गी है, इसके अंडे को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि में अंडे एकत्रित करने की क्रिया हम नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडे नहीं देते। इनके माँ के पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है, यानी माँ पूरा विकसित जब शिशु हो जाता है उसको जन्म दे देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अंडे देते हैं वो अंडेज कहलाते हैं और जो शिशु जन्म देते हैं या शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है कि शिशु से वयस्क जीव का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं शिशु से वयस्क। देखो, नवजात जन्मे प्राणी या अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाते। लेकिन यहाँ कई परिस्थितियाँ देखने को मिलती है कि कुछ जंतुओं के बच्चे हैं वो बिल्कुल वयस्क जंतु के समान होते हैं, लेकिन कुछ के नहीं होते। यदि हम रेशम कीट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, रेशम कीट, तो रेशम का कीट है वो अंडा देता है, उस अंडे से लार्वा या इल्ली निकलती है और ये इल्ली बाद में प्यूपा और प्यूपा बाद में वयस्क में बदल जाता है। इस प्रकार जो रेशम का कीट है उसमें कई अवस्थाएं मिलती है जिसमें वो अपने पूर्ण रूप में वापस आता है, यानी अंडा, लार्वा या इल्ली, प्यूपा और वयस्क। भी हम यदि एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखते हैं, देखो कोकून क्या है कि रेशम कीट है, तो वो जब लार छोड़ता है, जब उसका अंडा निकलता है, अंडे से कैटरपिलर या लार्वा निकलता है, वो एक लार छोड़ता है, वो लार से चारों तरफ लिपट जाती है, लिपट के एक खोल का निर्माण कर लेती है। ये हल्का पीला सा खोल है, वो खोल कोकून कहलाता है। अब इस कोकून के अंदर से वो कीट बाहर निकलता है, तो इस प्रकार वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो रेशम कीट है वो इन परिस्थितियों में अपने आप को दिखाता है। इसी प्रकार यदि हम मेंढक की बात करें तो मेंढक भी अंडे से प्रारंभ होता है और वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तो मेंढक की इन अवस्थाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। मेंढक की सबसे पहली अवस्था है अंडा, यानी मेंढक शुरुआती चरण में अंडों का उत्सर्जन करता है। जब निषेचन हो जाता है तो इन अंडों से टेडपोल लार्वा निकलता है और यही टेडपोल लार्वा बाद में वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि टेडपोल और मेंढक है उसके अंदर बहुत भिन्न होता है, बहुत भिन्नता दिखाई देती है। हम टेडपोल को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये मेंढक के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी प्यूपा जब रेशम कीट की बात करते तो वहाँ भी प्यूपा और वयस्क कीट बिल्कुल अलग होते हैं।
और मेंढक में भी यहाँ वेस्क और लार्वा टेडपोल बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन यही टेडपोल धीरे धीरे रूपांतरित होता है और वेस्क में जब बदलता है, छलांग लगाता है, तैरता है, तो कुछ परिवर्तनों के साथ पूर्ण वेस्क बन जाता है और पूरा मेंढक बन जाता है, या उसके अंदर उन सारे लक्षणों का विकास हो जाता है जो मेंढक के अंदर होते हैं। तो कुछ विशेष परिवर्तनों के कारण या विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वेस्क में रूपांतरित होने की क्रिया को कायांतरण कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ विशेष बदलाव के साथ टेडपोल जब वेस्क में बदलता है, रूपांतरित हो जाता है और पूर्ण मेंढक के रूप में नजर आता है, तब उसे कायांतरण कहते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य में कायांतरण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि मनुष्य में जो नवजात शिशु है उसमें वेस्क के समान शारीरिक अंग शुरू में ही मौजूद होते हैं। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें वो सारे शारीरिक अंग मौजूद होते हैं जो एक बड़े व्यक्ति या पुरुष में होते हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर इस प्रकार की स्थिति या कायांतरण की स्थिति नजर नहीं आती। नीचे दिए गए चित्र के अंदर हम देख रहे हैं किस प्रकार मेंढक में कायांतरण की स्थिति दिखाई गई है। जैसे हमें एक वयस्क मेंढक दिखा रखा है, बिंदु ए पर हमें दिखा रखा है उसके अंडे, उससे आरंभी टेडपोल निकलता है या वो तैयार होता है, उसके बाद का टेडपोल तैयार होता है और वो टेडपोल पूर्ण वयस्क मेंढक के अंदर रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार मेंढक में अंतर कायांतरण की क्रिया नजर आती है या दोहराई जाती है। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जन्म की। देखिए, अलैंगिक जन्म इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों के संयोग की आवश्यकता नहीं होती अलैंगिक जनन कहलाता है, या इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। दिए गए चित्र के अंदर हम हाइड्रा को देख रहे हैं। देखो, हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है। तो इस हाइड्रा के शरीर पर हम देखते हैं छोटे छोटे उभार बनते हैं। ये जो उभार बनते हैं वो उभार मुकुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुकुल। और इन उभारों के बनने की क्रिया मुकुलन कहलाती है। मुकुल और मुकुलन। और ऐसे ही उभार या मुकुल ईस्ट में भी बनते हैं। तो हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ये उभार ही नए जीव का विकास कर देते हैं। तो इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही जनक से नए जीव का जन्म हो जाता है अलैंगिक जनन कहलाता है। और हाइड्रा में मुकुल से नया जीवन या नया जीव विकसित होता है, इसलिए इसे मुकुलन कहते हैं। यानी यह जनन है वो मुकुलन कहलाता है और इसके बनने की क्रिया मुकुलन। या आप यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रा के शरीर पर एक उभार का निर्माण होता है, वो उभार मात्र जीव से अलग हो जाता है और एक पूर्ण हाइड्रा में विकसित हो जाता है। कभी कभी हाइड्रा के शरीर पर कई छोटी छोटी उभारों की एक श्रृंखला बन जाती है, उस श्रृंखला के भी अलग होने से कई हाइड्रा का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार का जन्म मुकुलन। अब हम बात करते हैं अमीबा। देखिए, अमीबा के अंदर जो जनन होता है उस जनन को द्विखंडन कहते हैं। अमीबा के अंदर होने वाला जनन द्विखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन है। देखिए, हम जानते हैं कि अमीबा है वो एक अनियमित प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जिसके शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो अमीबा है, उसके शरीर में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब उसका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है तो इसके शरीर से एक खांच का निर्माण होना शुरू होता है। ये खांच धीरे धीरे बढ़ती हुई बीज के अंदर चली जाती है और अंत में जब खांचें बढ़ती हुई मिल जाती हैं तो वहीं से वो अमीबा दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग में एक केंद्रक चला जाता है। इस प्रकार अमीबा द्विखंडन द्वारा संतान उत्पन्न करता है। तो इसमें एक जीव से दो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार का जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जीव की आवश्यकता होती है या दोनों जीवों की आवश्यकता नहीं होती, अलैंगिक जनन कहलाता है। कुछ अन्य जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलैंगिक जन्म बहुखंडन के द्वारा भी होता है। इसका अध्ययन आगे की कक्षाओं में किया जाएगा। अब हम देखते हैं डोली भेड़ की कहानी। देखो, डोली है वो एक भेड़ के रूप में चर्चित हुई है, या यूं कहें कि एक क्लोन तैयार किया गया। अब बात आती है कि क्लोन कहते किसे। ठीक है, देखिए, हम यूँ मान सकते हैं कि जैसे हम फोटोकॉपी मशीन से एक फोटोप्रति निकालते हैं तो वो फोटोप्रति उस मूल का क्लोन है क्योंकि वो हूबहू होती है। तो यही क्लोन के पीछे की कहानी है। क्लोन
किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की क्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। यदि हम छोटी सी रूप में बात करें तो एक कोशिका या पूरे जीव को कृत्रिम तरीके से उत्पन्न करने की क्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की जो सफलतापूर्वक क्लोनिंग की गई वो सबसे पहले इयान विल्मुट और उसके सहयोगियों द्वारा की गई, और ये कार्य उन्होंने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया। वहाँ उन्होंने एक भेड़ का क्लोन तैयार किया और इस क्लोन का नाम रखा गया डोली, और इस प्रकार डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। ये क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी कौन था? डोली भेड़। किसके द्वारा? तो डॉक्टर इयान विल्मुट के द्वारा ऐसा किया गया था। देखो हुआ क्या और ये कार्य किया कैसे गया। देखो इस कार्य को करने के लिए जब डोली की क्लोनिंग की गई तो हमें फिन डोरसेट नामक मादा भेड़ की, कौन सी भेड़? फिन डोरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली गई। उसमें स्कॉटिश ब्लैक फेस, दूसरी है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका ली गई। तो हमने 2 कोशिकाएं प्राप्त की है। फिन डोरसेट से मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से कोशिका और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से अंड कोशिका ली गई। अंड कोशिका से उसके केंद्र को हटा दिया गया और उसके बाद फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी एक तरफ हमने एक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि की कोशिका ली है और दूसरी की अंड कोशिका ली है। तो जिस दूसरी की अंड कोशिका ली है उससे हमने केंद्र हटाया और जिसकी स्तन ग्रंथि से कोशिका ली थी उस स्तन ग्रंथि की कोशिका के केंद्र को दूसरी अंड कोशिका में स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास और परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ। अंततः जो जन्म हुआ उस भेड़ को डोली नाम दिया गया। अब देखिए इसमें खास बात क्या थी। इसमें खास क्या था कि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने डोली को जन्म दिया था, परंतु डोली फिन डोरसेट भेड़ के समान थी। अब वो फिन डोरसेट भेड़ के समान क्यों थी? ठीक है, क्योंकि केंद्र उससे लिया गया था इसलिए उसके समान थी। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के केंद्र को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डोली में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का कोई लक्षण नहीं था। डोली एक फिन डोरसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों का रोग हुआ, उसके कारण 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार 1996 में उसका जन्म हुआ था और 2003 में उसकी मृत्यु हो गई। डोली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के कई प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए और कुछ जन्म के बाद ही मर गए। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां आ जाती है, ये उनमें एक मूल बात देखी गई है। कुछ में सबसे बड़ी बात ये सामने आई, कभी इनको लंबे समय तक जीवित रखना मुश्किल है। इस प्रकार क्लोन है वो पहली भेड़ के रूप में डोली को तैयार किया गया और इस प्रकार ये लगातार आगे चल रहा है। तो इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त हुआ। आशा है आपको लेसन पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर